उत्तर प्रदेश के सभी कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का ई क्लासेज में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ई क्लासेज में मैं एस.के. कुशवाहा आज आपको किसी बहुपद के शून्य कोण तथा गुणांकों में संबंध के बारे में बताऊंगा। बच्चों, मैंने इससे पिछले वीडियो में जो बहुपद का पूर्व ज्ञान है, बहुपद का ज्ञान है, जो प्रारंभिक ज्ञान है, उसमें मैंने आपको कल बहुपद की परिभाषा, बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको समझाया था। आज बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों के शून्य क्या होते हैं। सबसे पहले आप समझिए शून्य क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। शून्य क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं, और फिर इन दोनों के बीच क्या संबंध है, इस चीज को आज हम आपको बताएंगे। तो बच्चों पहले मैं आपको देखिए किसी द्विघात बहुपद के बारे में बता रहा हूँ। आपके कोर्स में द्विघात और त्रिघात बहुपदों के बारे में ज्ञान दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको द्विघात के बारे में बता रहा हूँ। तो बच्चों कल मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि द्विघात समीकरण जो होते हैं वो दो घात के होते हैं, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 5, ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक x² का ये गुणांक है, ये x का गुणांक है और ये अचर पद है। तो यहाँ समझ लीजिए ये क्या है, ये गुणांक है सभी, ये क्या है, गुणांक है। तो गुणांक समझ गए क्या होते हैं। x² के बगल में ये संख्या लिखी है, x के बगल में लिखी हुई है, ये सभी इसके गुणांक होते हैं। तो हम और ये हमारा अचर पद माना जाता है। कैसा, अचर पद कह लें या अचर राशि माने जाते हैं। तो बच्चों पहले हम ये समझेंगे कि अगर इस तरह से लिखेंगे तो बहुत सारे समीकरण बनेंगे। हम यहाँ पर इस द्विघात समीकरण की एक जनरल फॉर्म लिखना चाहेंगे, एक व्यापक रूप लिखना चाहेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ समझने का प्रयास करिए। पहले मैं आपको बता दूं इसका जो जनरल रूप होता है द्विघात समीकरण का, वो ये होता है ax² bx प्लस c। ये इसका व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं इस x² का ये गुणांक है, ये क्या है, गुणांक। कैसे ही x का ये क्या है, गुणांक, और ये इसका अचर पद है। ये x² का गुणांक है b, यानी x² का गुणांक ये है, x का गुणांक b है, ये अचर राशि है, और इसको हम व्यापक रूप कहते हैं द्विघात समीकरण का। अब बच्चों शून्य क्या होते हैं, ये तो गुणांक हो गए। शून्य क्या होते हैं, शून्य का मतलब होता है x के, ये जो x है, अब ये भी आप समझ लीजिए, जब x के ऊपर दो घात चढ़ी है और ये द्विघात बहुपद है, तो निश्चित ही इस समीकरण को जब हम हल करेंगे, चाहे हम किसी विधि से हल करें, तो इसमें x के दो मान निकलेंगे हैं। इससे x के कितने मान निकलेंगे, 1 और 2, यानी x के दो मान निकलेंगे, नंबर 1 नंबर 2। इन दोनों मानों को ही जो x के दो मान निकलते हैं इसे हम शून्य कहते हैं। चाहे इसको शून्य कह लें, चाहे इसे हम समीकरण के मूल कह लें, या हम इस समीकरण में x का उत्तर कह लें, तो या इसका हल कह लें, इस समीकरण का हल कह लें, इसके कई नाम ले सकते हैं। इस
द्विघात समीकरण जो लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके इनको हम शून्यक भी कह सकते हैं, इसके मूल भी कह सकते हैं, इसको हल भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आप ये समझ गए हैं, मैं एक आपको उदाहरण की दृष्टि से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, यहाँ 7 कर लीजिए, 7x प्लस 10, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। अब देखिए अगर हम इसको हल करना चाहें तो हम श्रीधराचार्य के सूत्र से या कैसे भी इसको हल कर सकते हैं। आप इससे पूर्व सीख चुके हैं। मान लीजिए द्विघात बहुपद है, इसको हल करना चाहें तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस, हम यहाँ पर 10 के ऐसे दो गुणनखंड कर लेंगे जिनका योग हमारा या योग या अंतर 7 होना चाहिए। ये इससे पहले की चीजें हैं, आप जानते होंगे इनको। तो मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया 2 धन 5, क्यों 2 और 5 का योग 7 हो गया गुणा 10 हो गया। आप ये त्रिघात जो द्विघात समीकरण होता है इसको हल करना जानते होंगे, क्योंकि इसका एक अलग वीडियोस बनेगा। फिर इसको कैसे हल करते हैं वो एक अलग चीज है। यहाँ मैं आपको केवल शून्यकों के बारे में बता रहा हूँ। समीकरण को हल करने के लिए अगर आप सीखना चाहेंगे तो उसका अलग वीडियो बनेगा कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, वो एक अलग चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी यहाँ पर तरीका ये होता है कि जो ये अचर पद दिया हुआ है इसके जैसे 10 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनका योग या अंतर 7 आए। तो इसके देखिए 2 पन्ना 10, इसके 2 खंड हो गए, तो यहाँ 2 और 5 को मैंने जोड़ दिया तो 7 आ जाएगा। और यहाँ लिख दीजिए x प्लस 10 बराबर x स्क्वायर माइनस, अब इसका गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10। इसमें से हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 और माइनस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 2। अब इन दोनों में से देखिए ये x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ लिख दें x माइनस 2 और यहाँ लिख दें x माइनस 5। ये कॉमन ले लिया, यहाँ से ये बच गया, यहाँ से ये बच गया। तो आपने देखा इस तरह से इसके ये गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गए? गुणनखंड। अब देखिए अगर हमें इसके समीकरण ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने, हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? शून्य। तो इसको शून्य क्या कहते हैं? x के वे मान। शून्य का मतलब समझ लीजिए, x के वे मान जिन्हें इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का मान या इस बहुपद का मान 0 हो जाए, शून्य हो जाए। अर्थात x के वे मान जो हर इस बहुपद में x के स्थान पर रखते हैं तो इसके मान को शून्य कर दें, वो सभी शून्य कहलाएंगे। तो देखो अब यहाँ पर इसको शून्य करने के लिए ये जो चीज दी गई है x माइनस 2 बराबर 0 होगा। भाई इसका मान शून्य तब होगा कि इन दोनों में से या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो x माइनस 2 0 होगा, तो इसको देखिए हल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2। और अगर x माइनस 5 0 होगा तो हो जाएगा x बराबर 5। ये बच्चों आप थोड़ा अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो क्योंकि इसका अलग वीडियो बनेगा। वो समीकरण हल करने का एक अलग तरीका है। मैं आपको केवल ये आपके शून्यकों के बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ, इसलिए सिंपली समझाया है। तो यहाँ आपने देखा कि x के 2 मान निकल आए, एक तो 2 और एक 5। तो बच्चों ये जो हमारा बहुपद था इसमें x के 2 मान निकल आए, 2 और 5। तो ये जो 2 और 5 निकले इनको ही हम शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। तो समझ गए होंगे। अब मैंने बताया हम जांच करके देखते हैं। अगर ये शून्यक है तो इसमें x की जगह पर अगर हम चाहे 2 रखें या 5 रखें इसका मान शून्य हो जाएगा। जरा चेक करते हैं, देखिए अब हम चेक करते हैं कि शून्य होता है या नहीं। मैंने देखिए इसमें x के स्थान पर पहले 2 रखता हूं तो 2 की घात 2 ऋण 7 गुणा 2 धन 10
तो 2 दूनी 4 ऋण 14 धन 10, 10 और 4 हो गए 14 ऋण 14, ये कट गए बराबर आ गए 0। आपने देखा इसमें इन्हें तभी तो शून्य कहते हैं, x का मान 2 निकला। अगर हमने इस समीकरण में रखा तो इसका मान 0 हो गया। ऐसे ही अगर हम इसका मान 5 रखें, देखिए अब मैं इसका मान 5 रखता हूँ क्योंकि हमारे पास 2 शून्य थे। 5 रखता हूँ तो 5 की घात 2 ऋण 7 गुणा 5 धन 10, तो 55 25 ऋण 35 धन 10, 10 और 25 हो गए 35 ऋण 35 कट गया बराबर आ गया 0। तो आपने देखा इसमें x का कोई भी मान रख दीजिए, जो 2 और 5 शून्य के हैं उसमें से चाहे 2 रख दो चाहे 5 रख दो, इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है। इसका मतलब इस समीकरण के इस बहुपद के 2 शून्य हैं, एक 2 है एक 5 है। बच्चों हम यहाँ पर आपको जो बताने जा रहे हैं वो हमारी दूसरी चीज है। हम ये कहना ये चाह रहे हैं, अब हमारे शून्य 2 निकले, कौन कौन से, 1 2 1 5। अब हम इन शून्यकों का कुछ नाम रखे दे रहे हैं। इन दोनों शून्यकों को मैं नाम देता हूं, तो मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया अल्फा और दूसरे का नाम रख दिया बीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई द्विघात व्यापक समीकरण लिखा जाए तो उसके शून्यकों को हम अल्फा और बीटा नाम दे सकते हैं। यही चीज बच्चों मैंने आपको सिखाई है। जो अब आप मैं जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, मैंने वहां अभी आपको सारी चीज समझाई थी। यहाँ मैंने आपको याद करने के लिए कुछ फॉर्मूला टाइप में लिख दिया है जो आपको काम आएगा, इसलिए मैंने इसको साफ साफ पहले से लिख रखा है। अब इसे समझिए। किसी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो मैंने अभी आपको बताया, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। हम चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं, इस बहुपद का कोई नाम रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम px रख दिया, fx रख दीजिए, तो कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम, या कुछ भी मत रखिए, केवल इतना लिखे रहने दीजिए। यानी किसी बहुपद की ये व्यापक फॉर्म है। आप कुछ मत लिखिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है, जिसमें से हमें संबंध ज्ञात करना था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो पहले शून्यक समझे, मैंने बताया जो x² का और x का जो गुणांक है, ये तो गुणांक होते हैं। a b और c क्या है, अचर राशि है। a b और c हमारी अचर राशि है और a और b क्या है, गुणांक है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, हाँ चलो वैसे ही समझ लीजिए, क्योंकि ए गुणांक है, बी गुणांक है, सी अचर राशि है। ठीक है, तो ए बी सी और एक्स इसकी चर राशि है। तब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए, अब मैं मान रहा हूं कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मैंने यहां पर मान लिया माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो तब शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण एक्स का गुणांक है बट्टे x² का गुणांक है। शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक, x का गुणांक क्या है b और x का गुणांक क्या है a। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर इसके शून्य क्या माने, अल्फा बीटा, यहाँ लिख सकते हैं अचर राशि है, माना
अल्फा तथा बीटा बहुपद की शून्य, अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्य की, ये समझ लेना चाहिए। तो अब मैंने शून्यकों का योगफल लिखा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी अपॉन ए, क्योंकि मैंने शून्य क्या माने, अल्फा बीटा मैंने नाम रख दिए दो शून्यकों को, तो उनके योग को कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी अपॉन ए। अब बी क्या था, एक्स का गुणांक बी, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, एक सूत्र टाइप बन गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी अपॉन ए, जहाँ अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य थे। अब देखिए, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या कैसे निकलता है, अचर पद, ये वाला हमने अचर पद ले लिया, अचर पद बत्ते एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम इसको अल्फा बीटा के रूप में लिखते हैं तो गुणांक हो गया, यानी उनका गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला बन गया है। बच्चों, जब आप क्वेश्चंस को हल करने बैठोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। वहां पर मालूम होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल बराबर ऋण एक्स का गुणांक बट्टे एक्स का गुणांक, या अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बट्टे होता है, तथा शून्यकों का गुणनफल अचर पद बट्टे एक्स का गुणांक अथवा अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी बट्टे ए होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं, जहां आप नीचे फिर पुनः लिख सकते हैं, जहां ए बी गुणांक है, ए बी गुणांक है, तथा सी अचर पद है। आप दोबारा से लिख दीजिए, सी अचर पद है और अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्य है। तो इस तरह से हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ये चीज आपकी बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर समझाई दे रहा हूँ कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध के लिए हम किसी द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है द्विघात समीकरण की। और जहाँ मानते हैं कि ए बी सी ये अचर राशियां हैं तथा एक्स एक चर राशि है, और माना अल्फा तथा बीटा इस बहुपद के शून्य थे, तब माना बहुपद के शून्य के अल्फा बीटा है। ये मैंने देखो यहाँ लिख दिया है, तो आप इसको यहाँ से चाहें तो मिटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है, माना बहुपद के शून्य के अल्फा तथा बीटा है, उसको मन लिखिए। तब शून्यकों का योगफल बराबर ये हो जाए ऋण एक्स का गुणांक बट्टे एक्स का गुणांक, या अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद ये वाला बट्टे एक्स का गुणांक, अथवा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। जहाँ मैंने एक बार फिर लिख दिया है कि जहाँ ए बी गुणांक है, ए बी गुणांक है तथा सी एक अचर राशि है तथा अल्फा बीटा बहुपद के शून्य थे। मैंने बार बार लिख दिया है, तो आप इसको कैसे भी समझ लीजिए। अब आप बच्चों, क्योंकि सवालों में ये सूत्र की तरह से काम करेगा, ये आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हो सकता है, ये फर्स्ट हो सकता है, और ये सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड। तो इस तरह से आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद बच्चों, मैंने अभी इससे पहले अभी बताया द्विघात बहुपद के जनरल फॉर्म बताई। अब मैं ले रहा हूं किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, कल हमने बताया था, वह समीकरण या वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है, और वह बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं।
तो त्रिघात बहुपद बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7। आप यहाँ देख रहे हैं ये x की घात हमारी 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। लेकिन ये एक जनरल फॉर्म नहीं है, बहुपद की जनरल फॉर्म में नहीं है। इसको हम एक व्यापक रूप में लिखना चाहेंगे तो त्रिघात बहुपद को जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप में ऐसे लिखा जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसकी घात देख रहे हैं आप 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। अब जहां पर देखिए a b c तथा d, a b c तथा d, a b c और d अचर राशि है तथा x एक चर राशि है जिसमें ये बना हुआ है। इस बहुपद को हम y में भी लिख सकते हैं, m में लिख सकते हैं, n में किसी भी चर राशि में लिख सकते हैं। यहाँ इसको x में लिखा गया है, इसलिए ये जो है x इसकी चर राशि मानी जाएगी। अब बच्चों हम मान लेते हैं माना अल्फा बीटा तथा गामा इस बहुपद के शून्य है। मैंने अभी आपको इससे पहले द्विघात बहुपद में समझाया था। शून्यकों का मतलब क्या होता है, जिसके मान अगर इसमें रखे जाएं, इस बहुपद में रख दिए जाएं तो इसका मान शून्य हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य निकलते हैं। चूंकि यहाँ पर x की 3 घात है तो इस बहुपद के शून्य 3 हो जाएंगे। हम उन तीनों नामों को, उन तीनों शून्यकों को अल्फा बीटा तथा गामा माने लेते हैं। माना अल्फा बीटा तथा गामा इस बहुपद के शून्य। अब हम देखते हैं कि जो गुणांक है x³ का गुणांक a है, x² गुणांक b है, x का गुणांक c है तथा अचर राशि d है। तो इन गुणांकों और उन शून्यकों में क्या संबंध है, तो बच्चों मैंने सीधा सीधा संबंध लिख दिया है, आप इसको याद कर लेना, समझ लीजिए। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात शून्यकों का योगफल, ये होता है -b/a। या इस चीज को भाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका क्या मतलब हुआ, शून्यकों का योगफल। ये क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। b क्या है हमारा, x² ऋण x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक, क्योंकि b हमारा x² का गुणांक है और a हमारा x³ का गुणांक। अब हम देखिए अगले संबंध में, ये संबंध है शून्यकों तथा गुणनफलों में। दूसरा संबंध है कि अल्फा इंटू बीटा लिखें प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इस तरह से इनको क्रमबद्ध रूप से इनका योगफल कर दें। पहले अल्फा बीटा का गुणनफल प्लस बीटा और गामा का गुणनफल प्लस गामा इंटू अल्फा का योगफल, गुणनफल, इन सब का अगर योगफल करेंगे तो ये हमारा, इसको हल करने पर निकालें तो c/a आता है। अब देखिए, अब हम तीनों गुणनफल, तीनों जो हमारे शून्यक हैं अल्फा बीटा गामा, उनका गुणनफल लिख दें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -b/a। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, या शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, क्योंकि यहाँ पर b हमारा अचर पद है, बट्टे x³ का गुणांक। तो बच्चों ये भी एक फॉर्मूला हमारा इस तरह से भी बन जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि इस तरह से त्रिघात बहुपद के भी संबंध शून्यकों और गुणांकों के बीच में इन 3 फॉर्मूला की सहायता से, 3 संबंधों की सहायता से दर्शाए जा सकते हैं। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a प्लस, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर b/a। या हिंदी के रूप में लिख दीजिए कि शून्यकों का योगफल बराबर -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक, या शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे x³ का गुणांक। तो बच्चों जब आप आगे सवाल करेंगे, आगे क्वेश्चन को हल करेंगे तो इन संबंधों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनको समझ लीजिए और इनको याद कर लीजिए ताकि आप आगे क्वेश्चन हल करते समय इनका प्रयोग कर सकें। इसे उतार लीजिए। आगे देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको द्विघात बहुपद
और त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध बताया था। अब यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ शून्य ज्ञात होने पर बहुपद लिखना। जैसे कभी कभी हमें किसी समीकरण के शून्य पता है और हम बहुपद लिखना चाहते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, मैंने लिखा है कि माना किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है। अगर उन शून्यकों को मैं अल्फा बीटा मान लूं तो हमारा बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या हम इसको, जहां पर एक्स एक चर राशि है, या इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिखेंगे मूलों का योगफल है। ये क्या है? मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये भी हमारा एक्स में बना हुआ एक बहुपद हो जाएगा। देखिए, चीज वही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा भी मूलों का योग है, मैंने यहाँ लिख दिया है मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। क्योंकि कभी कभी आगे सवालों में दिया जाएगा कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है, तब आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिए। और अगर ये बता दिया जाए कि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा यानी इतने इतने हैं, तो समीकरण को बनाइए, तब इस फॉर्मूला को लगा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर मैं एक उदाहरण की दृष्टि से आपको समझा रहा हूँ। जैसे किसी ने कहा कि किसी बहुपद के शून्य 2 और 3 है। ये बच्चों मूल और शून्य एक ही बात होती है, यहाँ मूलों का योगफल कह लीजिए या शून्य कह लीजिए। आप इसके लिए आप यहाँ पर चाहें तो शून्य का ही लिख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ शून्य का लिखा है, तो यहाँ भी आप शून्य का ही लिख लें, आपके लिए सुविधा रहेगी। एक ही बात रहती है वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये जरूरी नहीं है बच्चों, ध्यान रखिए, यहाँ पर शून्यक भी लिखा हो सकता है और मूल भी लिखा हो सकता है। शून्यक और मूल एक ही बात होती है, तो चाहे कुछ भी लिख लीजिए। हाँ, अब मैं इधर बता रहा था आपको कि मान लीजिए किसी बहुपद के शून्यक 2 और 3 है, तो मैंने कहा उस बहुपद को बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, शून्यक हमारे 2 और 3 है, अर्थात पहले को हम अल्फा मान लें, अल्फा हमारा 2 हो गया और बीटा हमारा 3 हो गया। अब हम इस समीकरण को, इस बहुपद को मान लीजिए चर एक्स में बनाना चाहते हैं, तो हम देखिए यही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने देखिए बहुपद कैसे बनाएंगे? बहुपद बराबर क्या समीकरण है? सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ मान रख दीजिए, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग कर दिया 2 धन 3, और यहाँ गुणांक और यहाँ एक्स लिख लीजिए। एक्स अल्फा इंटू का मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 3, गुणनफल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5, ये हो गए 5x प्लस 2 तिया 6। तो इस तरह से हमारा ये एक बहुपद बन के तैयार हो गया। इस तरह से बच्चों, अगर हमें किसी बहुपद के शून्य ज्ञात है या मूल ज्ञात है, तो हम उस बहुपद को इन फॉर्मूला की सहायता से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को बच्चों आप अच्छी तरह से, मैं इसको उतार लीजिए, आप ये उतार लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे।
प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपको बहुपद से संबंधित सारी चीजें लगभग समझा दी है। अगला जो हमारा वीडियो होगा, हम बहुपद की प्रश्नावलियों को हल करना शुरू करेंगे। प्रश्नावली 2A, 2B, 2C, 2D आज प्रश्नावलियों को हम सरल करेंगे। उससे पहले मैंने आपको इस बहुपद से संबंधित सारी जानकारी, सारे फॉर्मूले, सब कुछ आपको समझा दिया है। हम आपसे कहेंगे आप हमारे दोनों वीडियोज को, जो इससे पहले वीडियो बनाए उसको और इसको, इन दोनों लेसन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब तक आप इनको अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आगे की प्रश्नावलियां आपकी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इन दोनों वीडियोज को बहुत अच्छी तरह से देखिए, पूरा देखिए और समझिए। इसके अंदर जो भी फॉर्मूले आए हैं उनको याद करिए, ताकि आप आने वाली प्रश्नावलियां 2A, 2B, 2C, 2D आज प्रश्नावलियों को बड़ी आसानी से हल कर सकें। अंत में बच्चों, हम आपसे फिर कहेंगे, आप हमारे चैनल को, मेरा चैनल का नाम मैंने रोजाना लिखाता हूँ आपको, एक बार फिर देखिए, ई क्लासेस SK कुशवाहा। ये मेरे चैनल का नाम है, ई क्लासेस SK कुशवाहा। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम गणित जब भी आपको पढ़ाएं तो हमारे वीडियोज आप पर सबसे पहले पहुंचे और आप उसको पढ़ सकें, आप लेट नहीं हो। क्योंकि अगर हम आगे निकल जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए साथ साथ पढ़ने का प्रयास करिए। तो प्यारे बच्चों, आज का लेसन हम यही समाप्त करते हैं और अगले लेसन से हम आपको इस बहुपद की प्रश्नावली 2A, 2B, 2C, 2D आदि को हल कराएंगे। आप उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज का लेसन बच्चों हम यही समाप्त करते हैं। वाह।